असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से ऑप्शन चूज़ करें, कौन से ऑप्शन सही है, किस केस में क्या करना चाहिए, कैसे इनफर्टिलिटी क्योर होगी। तो इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कब करते हैं और ये क्या है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनफर्टिलिटी, तो एनसीईआरटी 12th में एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसमें ह्यूमन की, उसके बारे में सारा स्टडी इस चैप्टर में दिया है। लास्ट में एक टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी जो है उसके होने के कुछ कॉजेज़ हैं। तो बताया जा रहा है कि फिजिकल कॉज हो सकता है, कंजेनाइटल कॉज हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई ड्रग हो सकता है, कोई इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कॉज तक हो सकते हैं इनफर्टिलिटी होने के। तो इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो बताया जा रहा है कि देखो, इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि जो वजह है, जिस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, कोई डिजीज़ है, कोई ड्रग है, साइकोलॉजिकल है, या जो भी वजह है, पहले उस वजह को क्योर करो, उस वजह को ठीक करो। अगर वो वजह ठीक होने से ठीक हो जाती है तो फिर इनफर्टिलिटी अपने आप क्योर हो जाएगी। बट अगर वो वजहों को ठीक करने के बाद भी इनफर्टिलिटी ठीक नहीं हो रही है, इनफर्टिलिटी जो इनफर्टाइल कपल है उनको वो फर्टाइल नहीं हो पा रहे हैं, तब उसके बाद हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, शॉर्ट फॉर्म में आर्ट। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हम लोग तब करेंगे जब जो इनफर्टिलिटी की वजहें हैं उनको ठीक करने के बाद भी फर्टाइल नहीं हुआ कपल, तब करेंगे। तो इसमें एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो बताया गया वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है हमारी बुक में, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी बना के दे दो। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बना के देना है, तो बोल रहे देखो भैया, एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक, एक टेस्ट ट्यूब लो और टेस्ट ट्यूब में ले आओ एक स्पर्म और एक ले आओ ओवम, ठीक, स्पर्म और ओवम ले आओ, ठीक है ना। अब ये स्पर्म और ओवम जो है वो हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, और अगर हस्बैंड वाइफ को नहीं बनता तो डोनर का भी हो सकता है, किसी डोनर से स्पर्म ले लिया या किसी डोनर से ओवम ले लिया, जो भी हो, एक स्पर्म और ओवम टेस्ट ट्यूब में ले आए। अब इसको टेस्ट ट्यूब में जो है साइमुलेटेड कंडीशंस दे दी। कैसी कंडीशन? साइमुलेटरी कंडीशंस, ठीक है। साइमुलेटरी कंडीशंस का मतलब है कि जैसे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब में जैसे इन्वायरमेंट होता है, जैसा पीएच होता है, जैसा टेम्परेचर होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बना दी। तो उसे बोला साइमुलेटरी कंडीशंस बना दी। क्यों वैसी बना दी? क्योंकि एम्पुला, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। इस पर भी कई बार एमसीक्यू आया है। तो यहाँ पे जब हम लोग साइमुलेटरी कंडीशंस दे देंगे तो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑब्वियसली क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है ना, ये जाइगोट बन जाएगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये टेस्ट ट्यूब में करवाया जा रहा है। तो जब हम कभी लिविंग बॉडी के बाहर कोई काम करा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इन विट्रो, है ना। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे कि एक जाइगोट बन गया, हाँ, टेस्ट ट्यूब में। अब ये जो जाइगोट है इसको हम लोग क्लीवेज होने के लिए भी इसमें छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड होगा तो जाइगोट से क्या बनता है बताओ? 2 सेल का स्टेज बनता है। 2 सेल से कितने सेल का? 4 सेल का स्टेज बनता है। हाँ, ये चीज़ कहाँ पे आती है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया गया है। 4 सेल के बाद 8 सेल का स्टेज आता है। 8 सेल के स्टेज को मोरूला भी कहते हैं। उसके बाद 16 सेल का स्टेज भी बनता है, इसे भी मोरूला नाम दिया गया है। 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। 16 सेल के स्टेज के बाद क्या बनती है? ब्लास्टोसिस्ट, है ना। तो ये स्टेजेस बन गए भाई, हाँ। तो अब बस इतना ही, इससे ज़्यादा हम लोग टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकते। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब में ही बना के दे दोगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ स्टेजेस बनते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद इन स्टेजेस में से अब अलग अलग डॉक्टर्स की चॉइस है, वो कोई सा एक स्टेज उठा के जो है, जो भी हस्बैंड वाइफ आए हैं तो उसमें जो वाइफ है तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र कर देंगे कोई सा एक स्टेज उठा के। तो अब इसमें 2 कैटेगरी बना दी गई हैं। बोला जा रहा है कि देखो, अगर जाइगोट से लेके और 8 सेल तक के स्टेज को, कितना? जाइगोट से लेके 8 सेल तक के स्टेज को अगर टेस्ट ट्यूब में से निकालो और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दो, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करो इतने का, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र
एक तो हम लोग इतने का एक कैटेगरी ये बना दी गई, और फिर बोला कि एक कैटेगरी ये भी है 16 सेल स्टेज और ब्लास्टोसिस्ट का, इसका भी एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, कहाँ पे? फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में करना होगा भाई। तो आप फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में कहाँ करें, कौन सा, ये बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है देखो, जब जाइगोट से लेके 8 सेल तक के स्टेज का ट्रांसफर करना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो कहाँ करेंगे? अब बताओ, जनरली जब तुमने पढ़ा है इसको तो तुम्हारी बुक में डायग्राम बना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेज बना है। तुम देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि भाई जाइगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज फैलोपियन ट्यूब में बनते हुए दिखाए गए हैं। तो अब इनको अगर यहाँ से उठाओगे और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में डालोगे तो कहाँ डालोगे? जहाँ ये नेचुरली बनते थे, यानी फैलोपियन ट्यूब में। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर अगर इतने का हम करते हैं जाइगोट से लेके 8 सेल तक के स्टेज का, तो इसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। और अगर इसको नहीं छोड़ के हम लोग इसको डिवाइड होने के लिए छोड़ देते हैं, इसको उठाए, इसका ट्रांसफर नहीं किए, हम लोग इसको डिवाइड होने को छोड़ दिए, तो 16 सेल स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बना। तब जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो इसको कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ये स्टेजेस, तुम डायग्राम देखो एनसीईआरटी का तो तुम्हें दिखाया जाएगा कि ये स्टेजेस यूट्रस में बनते हैं, ये दोनों। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करना 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग जिफ्ट कर सकते हैं और दूसरा आईयूटी। जिफ्ट मतलब समझ गए ना, जाइगोट से लेके 8 सेल तक का स्टेज ट्रांसफर करना वो जिफ्ट है, और 18 सेल स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट का ट्रांसफर करना वो क्या है? आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये दोनों ही तरीके क्या हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर के तरीके हैं। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑल्सो नोन एज जिफ्ट, एंड इस केस में कह सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑल्सो नोन एज आईयूटी। हो गया, ये बन गया टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की शर्त क्या है? देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे हम मानेंगे? 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या? एक तो होना चाहिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर होना चाहिए फर्टिलाइजेशन। ठीक। और उसके बाद क्या होना चाहिए? एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो अगर ये 2 चीजें हो रही हैं तो हम लोग कहेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हमने बनाया। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 तरीकों से हो सकता है, एक तो जिफ्ट पढ़ा हम लोगों ने, और एक क्या पढ़ा? आईयूटी, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। ये हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, सिंपल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बताया जा रहा है कि देखो, एक और टेक्नोलॉजी हमारे पास, दूसरी टेक्नोलॉजी, इसको कहा जा रहा है गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट, इसका फुल फॉर्म कहा जा रहा है कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हाँ, अब ये कब किया जाता है? तो ये उस केस में कर दिया जाता है जब कोई हमारे पास ऐसी फीमेल आ रही है, डॉक्टर के पास ऐसी कोई फीमेल पहुंच रही है जो खुद ओवम नहीं बना सकती, लेकिन अपने फैलोपियन ट्यूब में, अपने यूट्रस में वो बेबी को डेवलप होने के लिए, एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए, फर्टिलाइजेशन, उससे भी पहले फर्टिलाइजेशन होने के लिए, फिर एम्ब्रियो को डेवलप होने में, फिर बाकी सारे चीज़ों के लिए, वो सब कुछ उसके बॉडी में, उसके यूट्रस में, उसके फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है। सारी चीज़ें हो सकती है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, सब कुछ नॉर्मली हो सकता है, बस एक ही दिक्कत है, वो ओवम नहीं बना पा रही। तो ऐसे केस में हम लोग गिफ्ट करते हैं। तो किस केस में करेंगे? इफ फीमेल फेल्स टू प्रोड्यूस ओवम, तब हम लोग करेंगे गिफ्ट। इफ फीमेल फेल्स टू प्रोड्यूस ओवम, टू प्रोड्यूस ओवम, तब उस सिचुएशन में हम लोग गिफ्ट करेंगे। हाँ, शर्त यह है कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो दे सकती है, तब हम लोग गिफ्ट करेंगे। तो करते क्या हैं? एक फीमेल से ओवम डोनेट करवाते हैं, दूसरी कोई फीमेल लेके आए, उससे बोले अपना ओवम डोनेट करो, उससे ओवम लिया और वो ओवम इसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। क्यों फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर किया? इसलिए किया क्योंकि भैया एम्पुला जो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए फैलोपियन ट्यूब में भेजा। फैलोपियन ट्यूब में ये ओवम डाल देंगे, उसके बाद जब नेचुरली जब इंसेमिनेशन होगा इस फीमेल में, तब उसके बाद जब स्पर्म जाएगा तो एम्पुला में जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद तो ये सब कुछ और हो ही जा रहा है उसमें, फीमेल में, तो ये गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी टेक्नोलॉजी हो गई। तीसरी टेक्नोलॉजी पे आओ। तीसरी टेक्नोलॉजी हमारी बुक में कहा जा रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या बोला जा रहा है? देखो, जब हम लोग अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किए टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए, तो उसमें हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब में हमने स्पर्म और ओवम को साथ में छोड़ दिया। स्पर्म जो है वो जाके ओवम के साथ
फ्यूज कर गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे होते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, स्पर्म चला गया ओवम के पास लेकिन फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। तो जब हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फेल होने लगता है, जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा होता है खुद से, तब हम लोग जो है ये वाला तरीका अपनाते हैं। तो व्हेन स्पर्म फेल्स टू फर्टिलाइज ऑन इट्स ओन, खुद से जब ये नहीं कर पा रहा तो हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, ऑन इट्स ओन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्पर्म है, हाँ, उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक, वो न्यूक्लियस ये रहा ओवम और उसका न्यूक्लियस ये, तो करते क्या है कि एक इंजेक्शन लिया, हाँ, और भाई वो इंजेक्शन से जो है इसको न्यूक्लियस तक करके निकाल लिया और फिर वो इंजेक्शन लाके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इंजेक्शन यहाँ लगा दिया, न्यूक्लियस इसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन लगा दिया। तो अब भाई फर्टिलाइजेशन में होता क्या था, स्पर्म अपना न्यूक्लियस ही अंदर डालता था ना, बाकी सब तो बाहर रह जाता था। तो न्यूक्लियस हमने इंजेक्शन निकाल के लगा दिया, हो गया फर्टिलाइजेशन। जो नेचुरली नहीं हो रहा था हमने खुद कर दिया। तो इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म के न्यूक्लियस को इंजेक्ट कर देना। दिस इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये भी हम कहाँ करेंगे, आउटसाइड बॉडी करेंगे ना। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ ये भी एक तरह का इन विट्रो ही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, ठीक है। तो ये कब कर रहे हैं, जब हमारा नेचुरली जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे, तो स्पर्म जब अपने आप नहीं कर पा रहा फर्टिलाइज, तब हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो कभी कभी हम लोग ICSI को भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने नेचुरली नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्टेजेस बनेंगे, जो भी जाइगोट है या 8 ब्लास्टोमियर तक का स्टेज है, 8 सेल तक का स्टेज है, उसका जिफ्ट कर देंगे और या फिर IUT कर देंगे उसके बाद के स्टेजेस का, 16 वाले का या ब्लास्टोसिस्ट का, हाँ। तो वो भी क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसको भी कभी कभी टेस्ट ट्यूब बेबी में रखा जाता है, ICSI वाली टेक्निक को, ठीक है। देन इसके बाद, अब इसके बाद जो टेक्निक दी है हमारी बुक में वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये चौथी टेक्निक हो गई हमारी, चौथी टेक्निक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये क्या है, तो बोला जा रहा है देखो 2 केसेस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना चाहिए। अच्छा, पहले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है भाई, नेचुरली एक मेल जो है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन करता है। इंसेमिनेशन करने का मतलब है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो नेचुरली ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में हो रहा है, लेकिन कभी जो अगर क्या कहते हैं कि एक मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा नेचुरली, ठीक है, उसकी कई वजह हो सकती हैं, जिसमें से कुछ वजह हैं जैसे इम्पोटेंसी। हाँ, इम्पोटेंसी क्या होता है, फेलियर ऑफ इरेक्शन। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल का जो है उसमें इरेक्शन नेचुरली होना चाहिए बट हो नहीं रहा है अगर, तो इसे कहते हैं इम्पोटेंसी, देयर इज फेलियर ऑफ इरेक्शन। तो इरेक्शन का जब फेलियर हो जाता है तो इरेक्शन होना जरूरी क्यों है, टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। यह NCERT में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि इरेक्शन होना जरूरी है क्योंकि बिना इरेक्शन के इंसेमिनेशन आसानी से हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब कोई मेल है उसको इरेक्शन ही नहीं हो रहा, फेलियर हो गया है, तो उस सिचुएशन में क्या वो इंसेमिनेट कर पाएगा, नहीं, फेल्स टू इंसेमिनेट, फेल्स टू इंसेमिनेट, इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा वो। तब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे कि इरेक्शन को ठीक करें। अगर इरेक्शन नहीं ठीक हो पा रहा है तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग कर देंगे जब इंसेमिनेशन में वो फेल हो जा रहा है तो हम लोग करेंगे AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो सीमेन कलेक्ट किया मेल का और वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में हम लोग जो है वो इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ओके, एक तो ये केस हो गया। एक और बताया जा रहा है कि हम लोग किस केस में कर सकते हैं, जब स्पर्म काउंट लो हो। तो हमारी NCERT कह रही है कि जब स्पर्म काउंट लो हो ना, तो लो स्पर्म काउंट के केस में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 2 तरह का होता है, हाँ, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग इंट्रावेजाइनल, एक तो जो है, एक मिनट इसको मैं नीचे लिखता हूँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ये 2 तरह का होता है। एक तो है जब हम लोग वेजाइना में सीमेन ट्रांसफर कर दे तो उसे कहते हैं इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन, हाँ, इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन यानी IVI, हाँ। और एक होता है हम लोग यूट्रस में ही इंसेमिनेट कर दें तो इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, तो इसे कहते हैं IUI, ठीक है। इस तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। तो देखा
अलग अलग टेक्नोलॉजी हमारे पास वो अलग अलग सिचुएशन में यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और उसके बाद ये कुछ स्पेशल केसेस में कर दिए जाते हैं। और इसके बाद हमारी एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया जा रहा है कि इतनी सारी झंझट पालने से अच्छा है, इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि अनाथ आश्रम में बहुत सारे अनाथ बच्चे वेट कर रहे हैं कि कोई उनके मम्मी पापा भी आएँ और उनको लेके जाएँ। तो भाई उनको गोद ले लिया जाए, है ना, ऑर्फनेज में जाके ऑर्फन बच्चों को, वो ज़्यादा बेटर तरीका है इतना पैसा खर्च करने से। ठीक है, ओके, थैंक यू।